वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, यानी न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 2023, 24, 25 इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं, सिलेबस जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आया है और लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय का, लगभग सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम ही है। मतलब यही सिलेबस आपका जो है अधिकतर विश्वविद्यालय में फॉलो होना है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपको यही पढ़ना होगा बीए थर्ड ईयर में, खास करके जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बता दूं 2 पेपर होंगे, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपके होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज की जो वीडियो है इसके माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पेपर 1 के बारे में, और सब्जेक्ट होगा आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोग्राम आब्लिक क्लास या फिर डिग्री बीए। आप जो है जो भी कुछ करना चाहते हैं थर्ड ईयर में, अगर आप हैं, सेमेस्टर आपका फिफ्थ है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, पेपर 1 के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे भैया शैक्षिक मूल्यांकन। क्या बोलेंगे? शैक्षिक मूल्यांकन। बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हिंदी में मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो एजुकेशनल असेसमेंट का क्या मतलब हुआ? शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और मैं जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, चैप्टर 1, 2 इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा जो क्रेडिट है इसका वो 4 क्रेडिट है और कोर कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और ख़ास करके आपको बता दूं जो पासिंग मार्क वगैरह है इसमें, ख़ास करके आपको मैं बता दूं कि जैसे कि अगर 75 नंबर में से आप जो है 75 नंबर जो है आपका जो होता है वो, और 25 नंबर वो, ठीक है। तो 75 इस 25 में से लगभग 15 नंबर आता है आपका, और इसमें आपका लगभग 75 में से 40 या 30 नंबर ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पास किया जाता है। हालांकि इसके बारे में कुल मिलाकर के आपका 40% आपका 100 में से अगर बन रहा है तो आपको पास कर दिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कि भाई आखिरकार क्या क्या पढ़ना होता है हमको एजुकेशन में। तो ये पेपर नंबर 1 है। क्या है भाई? पेपर 1 है। पेपर 1 में क्या पढ़ना है आपको? एजुकेशनल असेसमेंट पढ़ना है, शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ना है। और पेपर 2 के बारे में अगर आपको बता दूं तो पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना होगा, उसका भी सिलेबस मैं जल्द ही दे दूंगा। तो पेपर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा एजुकेशनल स्टैटिक्स, ठीक है। ये आपको पेपर 2 में पढ़ना है, इसका सिलेबस मैं जल्द ही दे दूंगा। हालांकि आज की वीडियो के माध्यम से हम पेपर 1 के सिलेबस के बारे में अर्थात एजुकेशनल असेसमेंट में जानेंगे कि आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस जो होता है वो बटा होता है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको यूनिट जो है 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में यानी इकाई 1, इकाई 2 इस सभी में क्या पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट इधर आपको लिखा हुआ है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ असेसमेंट। बेसिक ऑफ असेसमेंट मतलब क्या होता है कि जो मूलभूत बातें होती हैं, खास करके असेसमेंट का मतलब आप मूल्यांकन यहाँ पर तात्पर्य ले सकते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन की जो मूल बातें होती हैं, जो आधारभूत बातें होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात क्या हम समझेंगे चैप्टर नंबर 1 में, देखें यहाँ पर असेसमेंट, मेजरमेंट, यानी असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो मापन और मूल्यांकन के बारे में आपको यहाँ पर जानना, मापन और मूल्यांकन। इसके अलावा एबिल्यूशन, एबिल्यूशन का खास करके मतलब भी मूल्यांकन ही होता है। तो एबिल्यूशन का मतलब भी क्या होता है? मूल्यांकन होता है। असेसमेंट का मतलब आंकलन या मूल्यांकन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मूल्य का अंकन करना, मूल्यांकन का मतलब होता है, देखिए मैं आपको समझा दूँ एक सरल भाषा में। मूल्यांकन जो होता है उसमें किसी चीज़ की क्वालिटी का पता लगाया जाता है, ठीक है, और मापन में क्वांटिटी का पता लगाया जाता है। तो क्वालिटी यानी कि एक प्रकार से वो कितना अच्छा है, जैसे मूल्यांकन, मूल्य का अंकन करना। जैसे 1 किलो चीनी 40 रुपये की है, ठीक है, तो 40 रुपये की ही 1 किलो चीनी क्यों है, 45 की क्यों नहीं है? क्योंकि चीनी की क्वालिटी ऐसी है और चीनी का वज़न जो है वो वज़न नापने का काम करता है कौन? जो है मापन आपका। तो 1 किलो चीनी कितने की है? 40 रुपये की 1 किलो चीनी है। तो 40 रुपये किलो चीनी का जो आपने दाम लगाया, तो वही दाम लगाने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यों का अंकन करना, ये बताना कि भाई कोई वस्तु कितनी मूल्यवान है, ठीक है, तो वो होता है मूल्यांकन। तो इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक पद्धति होती है, मापन एक पद्धति होती है, जिसके माध्यम से बच्चों को एक प्रकार से हम जांचते परखते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं
तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जटिल आपको नहीं लगना चाहिए। कोई भी चैप्टर आपको बिल्कुल एकदम से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे ऐसे मॉडल पेपर में मैं रखता हूँ, आप लोग तो जानते ही होंगे, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोग, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए हमेशा चिंता करता रहेगा, हमेशा आपके लिए मैं एक प्रकार से मेहनत करता रहूँगा। तो आप लोगों को बस पढ़ना है, जितनी वीडियोज़ आपके चैनल पर आती हैं उनको देखते रहिए और आप एकदम से धुआं कर देंगे परीक्षा के अंतिम समय तक। तो असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन ही, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, और एवल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर असेसमेंट मतलब आपको मूल्यांकन और मापन की कुछ मूलभूत बातों के बारे में जानना है, और इसके अलावा मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को समझना है। मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मापन और मूल्यांकन दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, मतलब कि मापन और मूल्यांकन का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फीचर्स का मतलब होता है क्या, फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। विशेषताएं जिसको आप कहते हैं उसको बोलते हैं फीचर्स, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को, तो फीचर्स हम समझेंगे और डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस किसके बीच में, मेजरमेंट और एवल्यूशन, यानी मापन और मूल्यांकन के बीच में क्या अंतर होता है, इसको भी जानेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चैप्टर 1 और एक प्रकार से चैप्टर 1 ही समझ लीजिए, हालांकि ये 2-3 लेक्चर में समाप्त होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर 1। तो इस प्रकार से आपको ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मूल्यांकन क्या है, फिर मापन क्या है, और फिर मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, और उसकी एक प्रकार से जो विशेषताएं हैं, मापन और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, फिर उसके बाद में दोनों में हम अंतर देख लेंगे। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, आपको समझना है फिजिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, मतलब कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो मापन होता है उन दोनों में हम अंतर देखेंगे और दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। फिजिकल माने होता है शारीरिक और साइकोलॉजिकल मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, यानी आपको मनोवैज्ञानिक मापन और शारीरिक मापन के बीच में आपको डिफरेंट मतलब अंतर भी देखना है, तुलना भी करनी, समानताएं भी देखनी है। दोनों को तुलनात्मक अध्ययन हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, सतत माने क्या होता है, सस्टेनेबल। सतत शिक्षा मतलब लगातार जारी, मतलब शिक्षा लगातार शिक्षा, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस शिक्षा, ठीक है, उसको बोलते हैं सतत शिक्षा। या एक प्रकार से आप बोल सकते हो सतत शिक्षा का मतलब सीधा सीधा हो गया, जैसे सतत विकास होता है वैसे सतत शिक्षा होती है, लगातार शिक्षा टाइप की, ठीक है। और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का मतलब होता है एक प्रकार से व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा मतलब क्या, अच्छा, सतत माने होता है लगातार और व्यापक माने होता है पूरे जीवन, मतलब एक बड़े स्तर पर शिक्षा, शिक्षा के उस सीमित दायरे में ना पढ़ना। शिक्षा, व्यापक शिक्षा का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जो स्कूल और टीचर और सिलेबस का उस पर बाउंडेशन ना हो, कहीं पर भी जब से पैदा हुए हैं और जब तक मर नहीं जाते तब तक जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं आप व्यापक शिक्षा, एक बड़े पैमाने पर शिक्षा। चूँकि बच्चा जब से पैदा होता है तब से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जब तक मर नहीं जाता है तब तक सीखता ही रहता है। तो एक प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया में, इस होल लाइफ में जो आप सीख रहे हैं, जो आप जान पा रहे हैं, वो सब एक प्रकार से व्यापक शिक्षा के अंतर्गत होता है। और जब से आप पैदा होते हैं लगातार कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, ठीक है। तो सतत और व्यापक शिक्षा के बारे में समझेंगे, सतत शिक्षा का अर्थ और व्यापक शिक्षा का अर्थ, इसकी यानी कि मीनिंग समझेंगे। इसके अलावा मीनिंग के बाद में हम लोग एम्स समझेंगे। एम्स माने होता है उद्देश्य, और एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू। जो व्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे, और जो सतत शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। यानी सतत और व्यापक शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य और पहलुओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इकाई 1 में हमको ये पढ़ना है। फिर इकाई 2 में हम लोग आएंगे, इकाई 2 में यानी कि यूनिट 2 इकाई 2, इसमें आपको नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म्स को हिंदी में कहते हैं मानदंड। क्या बोलते हैं, मानदंड। मानदंड क्या होता है भैया, मानदंड की अगर बात की जैसे कि फिक्स कर देना कि भाई इसका मापदंड या मानदंड यही है, ये करना है, सही है, ये गलत है, कोई दायरा फिक्स कर देना, तो होता है मानदंड। तो नॉर्म्स की सबसे पहली बात तो हम मीनिंग समझेंगे, यानी मानदंड किसे कहते हैं उसका अर्थ जानेंगे। फिर उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, यानी कि उसकी विशेष मतलब उसका महत्व एक प्रकार
प्रकार से क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब एक टाइप का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, ठीक है। यानी कि नॉर्म्स का क्या महत्व है, ठीक है, शिक्षा में, खास करके मानदंड का क्या महत्व है शिक्षा में, तो उसको जानेंगे। इसके बाद में हम लोग मार्क एंड ग्रेड की तुलनात्मक एक प्रकार से, जैसे एक मार्कशीट होती है, ग्रेड कार्ड होता है, तो मार्क क्या होते हैं यानी अंक प्रणाली, और जो ग्रेड प्रणाली होती है, दोनों सिस्टम जो मूल्यांकन की या मापन की होती हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके अब नई शिक्षा नीति के तहत जब एग्जाम होते हैं तो उसमें एक ग्रेड कार्ड आपको मिलता होगा। पहले मार्कशीट मिलती थी, मार्कशीट में आपके परसेंटेज बनते थे, लेकिन इसमें आपके एक प्रकार से जो SGPA और CGPA होता है, ये सब बनता है। तो ये मार्क्स वर्सेस ग्रेड्स के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है क्रेडिट सिस्टम। तो जो क्रेडिट सिस्टम होता है कि 4 क्रेडिट का ये पेपर है, या 2 क्रेडिट का, या 6 क्रेडिट का पेपर, ये हमने बताया नहीं था क्रेडिट वाला, तो हम क्रेडिट समझेंगे होती क्या है क्रेडिट, ठीक है। तो एक प्रकार से ये मानदंड होते हैं, और मानदंड के अंतर्गत ही आप जो है अंक प्रणाली, ग्रेड प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम, इन सभी के बारे में जानते। तो इन सभी के बारे में समझेंगे, और तब आपका SGPA CGPA वाला जितना मैटर है, आप लोग जो है जान नहीं पाते कि हमारा कितना परसेंटेज है, परसेंटेज SGPA से कैसे निकालता है, CGPA से कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा जो आपका है, तीसरी इकाई जो है, उसके अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है, तीसरी इकाई में आपको पढ़ना है अचीवमेंट्स टेस्ट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है उपलब्धि परीक्षण। क्या होता है भाई, अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है उपलब्धि परीक्षण। क्या मतलब होता है, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अचीवमेंट माने क्या होता है, उपलब्धि, और टेस्ट माने होता है परीक्षण। तो अचीवमेंट टेस्ट का यानी कि उसकी मीनिंग समझेंगे, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ समझेंगे कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, एम्स समझेंगे, उद्देश्य उसका समझेंगे, ठीक है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट के अर्थ को समझेंगे, यानी एम्स मतलब क्या होता है, उसके महत्व को समझेंगे, उसके उद्देश्य को समझेंगे। और टाइप्स मतलब प्रकार, एम्स माने होता है आपका उद्देश्य, और टाइप्स माने होता है प्रकार, मीनिंग माने होता है अर्थ। तो उपलब्धि परीक्षण जो है कि बच्चे ने क्या उपलब्ध किया, या उपलब्धि परीक्षण का पूरा एकदम मैं आपको इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम पूरा जान लेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं बच्चे के, यानी कि व्यक्तिगत जो परीक्षण होता है, और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो सब्जेक्टिव मतलब होता है व्यक्तिगत परीक्षण, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मानव क्या होता है, वह व्यक्तिगत, ठीक है, यानी कि जैसे कि जो टेस्ट होता है, खास करके एक सब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आप लोगों की होती है, और एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। सब्जेक्टिव परीक्षा का मतलब क्या होता है, लिखित परीक्षा, इसमें आती है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक होती है ऑब्जेक्टिव परीक्षा, इसमें आपके OMR पैटर्न पर पेपर होता है, ठीक है। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर दिए होंगे 4th सेमेस्टर में, ठीक है, या बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं ही होती है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब होता है 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उस प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाता है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको मिलते हैं, उस प्रकार से बच्चे का टेस्ट होता है। तो व्यक्तिगत परीक्षण और खास करके ऑब्जेक्टिव परीक्षण यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दोनों की तुलनात्मक एक प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, गुड टेस्ट का मतलब होता है एक अच्छे परीक्षण के क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं एक अच्छे परीक्षण के, एक अच्छी टेस्ट के, एक अच्छे टेस्ट के, या एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के क्या क्या एक प्रकार से विशेषताएं होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये रही इकाई 3। अब इकाई 4 में हम जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटेलिजेंस के बारे में। इकाई 4 में इंटेलिजेंस के बारे में आपको पढ़ना है। इंटेलिजेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता एक प्रकार से कि बुद्धि कितनी है किसके पास। तो बुद्धिमत्ता क्या है, सबसे पहले तो यही जानेंगे, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता कितने प्रकार की होती है, यानी कि इंटेलिजेंस कितने प्रकार का है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भावात्मक एक प्रकार से बुद्धिमत्ता है, उसकी अवधारणा को भी हम समझेंगे। तो केवल भावात्मक एक प्रकार से जो इंटेलिजेंस है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धिमत्ता, उसकी अवधारणा को समझेंगे। और बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता की परिभाषा और बुद्धिमत्ता के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर बुद्धिमत्ता के बारे में आपको विस्तार से इकाई नंबर 4 में पढ़ लेना है। इकाई 5 में जब हम पहुँचेंगे तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आपको यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धि का मापन,
ठीक है, या बुद्धिमत्ता का मापन हम लोग जानेंगे कि बुद्धि का माप या बुद्धिमत्ता या बुद्धि मतलब एक ही बात है। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि ही होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस की जो माप होती है उसके बारे में जानेंगे। बुद्धि का मापन या बुद्धि की माप कैसे की जाती है उसके बारे में समझेंगे। वर्बल विधि के द्वारा जो बुद्धि की माप की जाती है यानी कि मौखिक विधि के द्वारा, एक नॉन वर्बल यानी कि गैर मौखिक विधि या जिसको बोलते हैं अशाब्दिक विधि, तो उसके परीक्षण के द्वारा, चाहे एक प्रकार से मौखिक परीक्षण हो, चाहे अमौखिक परीक्षण हो, गैर मौखिक परीक्षण हो, उन सभी के द्वारा हम लोग मतलब ये टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस को परखने के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल टेस्ट होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है, और उसके बाद में ग्रुप टेस्ट होता है बुद्धि का, ग्रुप परीक्षण यानी कि समूह परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण। तो ये सब बुद्धि को मापने के लिए किए जाते हैं। समूह परीक्षण की बात की जाए चाहे व्यक्तिगत परीक्षण की बात की जाए, इन सभी परीक्षण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं यहाँ से, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर प्रश्न है, पर्सनालिटी किसे कहते हैं? पर्सनालिटी को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व, ठीक है। तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सभी के बारे में आपको इकाई नंबर 6 में पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व। व्हाट इज पर्सनालिटी मतलब कि पर्सनालिटी क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है ये आपको पढ़ना है। फिर थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी मतलब कि जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का एक प्रकार से जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, हालांकि व्यक्तित्व के बारे में ही हैं, तो एक ही चैप्टर में हम समझा देंगे। इकाई नंबर 6 आपका काम खत्म हो जाएगा और विस्तार से बता देंगे। 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें लगभग आपका संपन्न हो जाएगा। 6ठी इकाई 7वीं इकाई आप देखिएगा, उसमें आपको पढ़ना असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। असेसमेंट माने होता है मूल्यांकन, एक टाइप का, या आकलन करना, ठीक है। तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन या व्यक्तित्व का आकलन एक प्रकार से आपका इकाई नंबर 7 का नाम है। व्यक्तित्व का आकलन या व्यक्तित्व का मापन या व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उसमें पर्सनालिटी इन्वेंटरीज का मतलब है व्यक्तित्व सूची जो होता है, व्यक्तिगत सूची के द्वारा एक प्रकार से मापन करना, या प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण करने की जो व्यक्तित्व सूची होती है उसके द्वारा भी एक प्रकार से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, पर्सनालिटी का परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और एक परिक्षेपी तकनीक होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, जिसको बोलते हैं परिक्षेपी तकनीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक को प्रक्षेपी तकनीक, ठीक है। और पर्सनालिटी इन्वेंटरीज का मतलब होता है, इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है, सूची एक टाइप की, ठीक है। तो व्यक्तित्व सूची के बारे में जानेंगे और प्रक्षेपी परीक्षण के बारे में जाने, प्रक्षेपी तकनीक के बारे में, जो कि व्यक्तिगत परीक्षण का ही एक प्रकार से प्रकार होता है। तो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन या व्यक्तित्व का आकलन कैसे किया जाता है, किन विधियों का, इसके बारे में आपको पढ़ना है इकाई 6 में। और आपकी इकाई 7 में, इकाई 8 जो है, इकाई 8 मतलब कि जो है यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, या जिसको आप अभिक्षमता भी कह सकते हैं, रुझान कह सकते हैं, या योग्यता कह सकते हैं आप, स्किल यानी कौशल कह सकते हैं आप इसी को, एप्टीट्यूड को। कुल मिलाकर के एप्टीट्यूड के लिए जो हिंदी में शब्द प्रयोग होता है शुद्ध हिंदी में, उसको बोलते हैं अभिरुचि, ठीक है। और इसको योग्यता भी कहा जाता है खास करके। तो इसके बारे में, यानी एप्टीट्यूड क्या है इसके बारे में जानेंगे, यानी योग्यता क्या है या अभिरुचि क्या है। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड कितने प्रकार का होता है इसके जानेंगे, एप्टीट्यूड के प्रकार के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एप्टीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, लक्षण के बारे में जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड यानी कि जो योग्यता होती है या जो अभिरुचि होती है उसका मापन कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। यानी कि एक प्रकार से एप्टीट्यूड के मापन के बारे में जानेंगे, यानी मापन, विशेषता, प्रकार और एक प्रकार से उसकी परिभाषा और अर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से एप्टीट्यूड के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका लगभग सिलेबस आपका संपन्न होता है पेपर 1 का। पेपर 2 का सिलेबस मैं जल्द ही दे दूंगा, तो आपको चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से आप ये पुस्तकें पढ़ सकते हैं, तभी कई सारी पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। हालांकि इन सभी पुस्तकों को आपको पढ़ने की ज़रूरत उतनी है नहीं, इनमें से एक पुस्तक आपकी छप करके आएगी, फिर वो पुस्तक आ जाएगी तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर बाकी BA 3rd ईयर में ही सेमेस्टर 5 में आपको
जो दूसरा पेपर है वो भी थ्योरी का पेपर है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एजुकेशनल स्टैटिक्स। तो एजुकेशनल स्टैटिक्स का जो पेपर होगा इसका सिलेबस मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी का तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया सिलेबस, तो आप देख लीजिएगा दोनों पेपर का। और मैं हर एक सब्जेक्ट का, एजुकेशन का, होम साइंस का, सभी का सिलेबस आपको दे दूंगा, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको 5th सेमेस्टर में आपको 2 पेपर देने होंगे एक सब्जेक्ट के, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने पेपर? 2 पेपर देने होंगे एक सब्जेक्ट के, 2 पेपर आपको देने होंगे। और इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट और एक प्रकार से जो प्रैक्टिकल होता है वो सब भी जो होगा वो आप लोगों के कॉलेज के द्वारा ही संपन्न होगा। कॉलेज के टीचर बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है, कौन से टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है, किस तरीके से आपको अपना वाइवा क्लियर करना है, किस प्रकार से क्या होगा, वो आपके कॉलेज वाले टीचर जो होंगे वो आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।